आज हम बहुत देर के बाद हमारी मुलाकात हो रही है और हमारे पार्टी के हालात कुछ मुख्तलिफ नहीं है एक दूसरे से। हमारी रियासत, जिसको मैं अभी भी रियासत कहती हूँ, जम्मू कश्मीर एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है और साथ ही हमारी पार्टी भी एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही है। मेरा ये आपसे कहना है, इसमें घबराने की बात नहीं है। हमारी पार्टी पीडीपी बनी ही है मुश्किल दौर से मुकाबला करने के लिए। अगर आप याद करेंगे 99 में जब एक जमात के पास 60 से ज्यादा एमएलए थे, सब कुछ था, मरकज में बीजेपी की सरकार थी, वहां भी उनका एक वजीर था, यहां भी उनकी सरकार थी, 60 एमएलए थे, मगर उस वक्त जो जम्मू कश्मीर के हालात थे उनका अगर किसी ने मुकाबला किया, मुझे आज भी याद आता है जम्मू कश्मीर का, खासकर बिलखुसूस वादी का वो कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहां मैं और मेरे वर्करों ने टास्क फोर्स के खिलाफ, इखवानियों के खिलाफ, ज्यादतियों के खिलाफ धरना न दिया। उस वक्त बड़ा मुश्किल था धरना देना। मुझे याद है कई बार मेरे वर्कर्स ने मुझे कहा, महबूबा जी आप क्यों बात करती हो इखवानियों के खिलाफ, यूं उड़ावने खबर का इतना सामने आईडी उड़ावने तो इससे, ऐसा माहौल था। मगर आपको पता है कि इस जमात को शायद नियत अल्लाह ताला की, जो एक हमारा अल्लाह ताला का हमको साथ है और हमारी नियत साफ है, नहीं तो आप सोच सकते हैं 16 मेंबरों के ऊपर सरकार बनाना, 16 मेंबरों के ऊपर बीजेपी की सरकार दिल्ली में, यहाँ बड़े बड़े जेलों के दरवाजे खोल देना, रास्ते खोल देना, डायलॉग करवाना। ये आज तक तो यहाँ 70 एमएलए भी रहे हैं, किसी ने नहीं किया, आज 50 है। मुंह खोलते हैं क्या? रशा खोला, बात करते हैं। आज 2.5 महीने हो गए बात चलती है कैदियों की, हम बात करते हैं, मगर आपने क्या जो रूलिंग पार्टी है उनकी जबान से कैदियों का नाम सुना 2.5 महीने में? सुना कहीं? सुना? अब खुद सोचिए, हमने न सिर्फ कैदियों को रिहा किया बल्कि बड़े बड़े लीडरशिप, ये गिलानी साहब, यासीन मलिक साहब जो जेल में हैं, शबीर शाह साहब, उनको रिहा किया उस वक्त जब हमारे पास 16 मेंबर और दिल्ली में बीजेपी की सरकार है। आज भी वही माहौल है, आज भी दिल्ली में बीजेपी की सरकार है और यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 50 एमएलए है। आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि जब मैं कहती हूँ पीडीपी बनी है चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए, मुश्किलात का मुकाबला करने के लिए, और डट के मुकाबला करती भी है। मैंने सुना, अभी हम किसी की मुखालफत नहीं करना चाहते हैं, लोगों ने इनको मैंडेट दिया है, हम चाहते हैं कि ये लोगों के काम करें, मगर मुझे हैरानगी होगी जब वजीर आला साहब ने कहा अपनी पार्टी को आप चुप हो जाओ, खामोश रहो, बात मत करो। हम तो सोचते थे यहाँ जब एक चुनी सरकार आएगी, चुनिंदा सरकार आएगी, जो जम्मू कश्मीर की खामोशी है वो खामोशी टूटेगी, यहाँ जो लोग मुसीबत में फंसे हैं वो बात करेंगे और ये लोग उनकी बात करेंगे। बेरोजगारी अरूज पे, उसमें भी जो हमारे नीट के एग्जाम, उसमें 50% पहले पूरे मुल्क को जाती है सीटें, उसके बाद जो बचता है उसमें भी जो ओपन कैटेगरी वाले नाराज, रिजर्वेशन वाले नाराज कि हमारा कोटा कम है, ओपन कैटेगरी वाले बताते हैं हमारे साथ जुल्म हो रहा है, बिजली का कहीं नामो निशान नहीं है। तो ये सब मुसीबतें, मैं तो बड़ी बात नहीं कर रही हूँ, मैं मसले कश्मीर की बात की हल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं 370 की भी इनसे एक्सपेक्टेशन नहीं करती। इन्होंने तो स्टेटहुड के लिए भी बोला अपनी पार्टी को चुप करके बैठो, बात मत करो। तो ऐसे में कौन बात करेगा? ऐसे में फिर आपके कंधों पे ये जिम्मेवारी आती। मुझे मालूम है आप लोग शायद अपनी जगह मलाल है आप लोगों को कि लोगों ने हमें वोट नहीं दिया, हम क्यों बात करें। नहीं, पीडीपी बनी ही है जम्मू कश्मीर के लोगों की दिल की आवाज बनने के लिए, दिल की बात करने के लिए। मैंने परसों में कोई देख रही थी वो हल्ला बोल,
वहां वो सवाल पूछ रहा था। मैंने इल्तिजा को बोला आज सुबह, मैंने कहा आपके पास अभी कई सवालों के जवाब आपको मालूम नहीं है, आपको पीडीपी का सेल्फ रूल अच्छी तरह पढ़ना चाहिए, आपको पीडीपी की हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। क्योंकि उसने, जो वहां मॉडरेटर था, किसी ने सवाल पूछा कि फर्क क्या है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऑटोनॉमी का रेजोल्यूशन पास किया, उसको डस्टबिन में फेंका, आपने सेल्फ रूल किया, मगर इसके पास जवाब नहीं था। मैंने कहा जवाब ये था कि हमारे पास रेजोल्यूशन पास करने के लिए मेजॉरिटी नहीं थी, मगर उसके बावजूद रेजोल्यूशन पास किए बगैर हमने सेल्फ रूल को इंप्लीमेंट करने की शुरुआत की। सेल्फ रूल क्या है कि बॉर्डर्स को खत्म कर दो, बॉर्डर खत्म करो, जम्मू कश्मीर में डिफेक्टो आजादी हो, डिजोरे जो है वो रहे। डिफेक्टो आजादी, फ्रीडम क्या होता है कि आप दुनिया के किसी कोने में भी चले जाओ किसी रुकावट के बगैर। मुजफ्फराबाद रास्ता तो सेल्फ रूल का ही एक हिस्सा था, रावलाकोट रास्ता तो सेल्फ रूल का ही हिस्सा था, पाकिस्तान के साथ बातचीत सेल्फ रूल का ही हिस्सा था, हुर्रियत के साथ बातचीत सेल्फ रूल का ही तो हिस्सा था। और उसके बाद ये मसला किसने उठाया कि जम्मू कश्मीर का जो असासा है, जो पावर प्रोजेक्ट है, वो ट्रांसफर होने चाहिए। वो तो इसी 16, 21, 28 वाली पार्टी ने ये मसले उठाए, 50 और 60 वाली तो ने तो पिछले 70 साल में नहीं उठाए। इसलिए यहाँ जितने भी डेलीगेट हजरात आए हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ, आपको दिल शिकस्ता नहीं होना चाहिए। ये आजमाइश थी, हमें इस आजमाइश पे पूरा उतरना है, हमें कोशिश करनी है, हमने देखना है कि जो पीडीपी का जो एजेंडा है उस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। पीडीपी का एजेंडा आपको याद रखना चाहिए, ये पीडीपी का एजेंडा नहीं है, मुफ्ती मोहम्मद सईद का एजेंडा है। वो मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब जिन्होंने पूरी जिंदगी में 3 साल और 10 महीने चीफ मिनिस्टर रहे जम्मू कश्मीर के, मगर जो काम उन्होंने उसमें किया वो आज तक किसी ने 50 साल की लीडरशिप में नहीं किया हुआ है। उनका विजन, उनकी सोच, उनका समझ। जब मैंने 2014-15 में मुफ्ती साहब से कहा, जब हमारी बीजेपी के साथ बात, पहले तो बीजेपी के पास हम नहीं गए, बीजेपी हमारे दरवाजे पे आई और किसी मामूली आदमी को नहीं भेजा, जनरल सेक्रेटरी को भेजा, हम नहीं गए। और उसके बाद जब बातचीत चल रही थी तो मैंने मुफ्ती साहब से कुछ सवाल किए, तो उन्होंने मुझे कहा देखो महबूबा, अगर मुझे जम्मू कश्मीर को इस दलदल से निकालना है तो वो दिल्ली की मदद के बगैर आप नहीं निकाल सकती हो। उन्होंने कहा अगर जम्मू कश्मीर को इकट्ठा रखना है तो आप जम्मू के मैंडेट को इग्नोर नहीं कर सकती हो। हमारे पास तो 28 ही थे, आज तो इनके पास 50 है। मेरे ख्याल में शायद ही कोई दरवाजा दिल्ली में है जहां इस वक्त की सरकार नहीं पहुंची। बताओ मुझे कहां नहीं गए वो? क्यों? क्योंकि जो बात मुफ्ती साहब ने कही थी कि जम्मू कश्मीर को दलदल से निकालने के लिए दिल्ली का साथ जरूरी है, उनको एक तजुर्बा था। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी से के साथ काम किया। वो अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने मुजफ्फराबाद रोड खोलने की बुनियाद डाली, रावलाकोट रोड खोलने की बुनियाद डाली, फिर बेशक उसको यूपीए की सरकार में खोला, जिन्होंने मुशर्रफ से डायलॉग किया, जो पाकिस्तान गए जिन्होंने हुर्रियत से डायलॉग किया। मुफ्ती साहब उसी प्रोसेस को आगे चलाना चाहते थे, वो बड़ी बात थी। मगर आज की सरकार छोटे छोटे दिन ब दिन के दिन जो काम है उनके लिए दिल्ली के दरवाजों पे जाने की उनको जरूरत पड़ती है। तो ये सोचने वाली बात है कि मुफ्ती साहब का नजरिया, मुफ्ती साहब की सोच, और वही सोच है पीडीपी का एजेंडा, जिसको आपने दो हाथों से पकड़ के रखना है, छोड़ना नहीं है। क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर को हमने इस दलदल से निकालना है, इस मुसीबत से निकालना है, तो फिर हमें दिन रात वैसे ही करना पड़ेगा जैसे हम 96 से काम करते आए हैं। बैठना नहीं है। अब आपके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है,
آپ کو ڈسٹرکٹ کمیٹیز بنانی ہے, آپ کو زون پریزیڈنٹ بنانے ہیں, آپ کو بلاک پریزیڈنٹ بنانے ہیں, آپ کو ڈیک پریزیڈنٹ بنانے ہیں, آپ کو وارڈ پریزیڈنٹ بنانے ہیں, کہیں رکنا نہیں ہے. آنے والے وقت میں ہم پنچایت انچارج بنائیں گے پنچایت الیکشن کے, ہم ٹاؤن انچارج بنائیں گے جو ٹاؤن کا الیکشن دیکھیں گے. مگر کام بہت ہے, آگے کرنے کے لیے کام بہت ہے. اس لیے میری آپ سب آئے ہو, جموں سے آئے ہیں, کٹوا سے آئے, پتہ نہیں کہاں سے, یہاں سے جموں کے ساتھیوں کو میں اپنے کشمیر کے ساتھیوں کو بتانا چاہتی ہوں, جموں کا ایک میرا ساتھی ہزاروں کے برابر ہے, کیونکہ انہوں نے اتنے مشکل حالات میں جب جموں میں گئی اور جس طرح یہ الیکشن لڑ رہے تھے, واللہ بی جے پی اور کانگریس والے اگر کانگریس اتنے دل سے الیکشن لڑتی تو شاید وہاں کا رزلٹ کچھ اور ہوتا جتنے ہمارے لوگ الیکشن لڑ رہے تھے. اس لیے مجھے آپ لوگوں سے یہ کہنا ہے کہ ہماری ذمہ داری بہت زیادہ ہے, ہمارے کندھوں پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس وقت بے روزگاری آسمان کو چھو رہی ہے, لوگ ہمارے نوجوان ہمارے ڈپریشن کے شکار ہو رہے ہیں. اس وقت ریزرویشن کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں. ہمارا یہ ماننا ہے جو کمزور طبقہ ہے, جو شیڈول ٹرائب ہے, شیڈول کاسٹ ہے, بے شک ان کی ریزرویشن ضروری ہے, مگر جو اوپن کیٹیگری کے لوگ ہیں, جو اوپن میرٹ کے لوگ ہیں, ان کے گردن پہ چھری رکھ کے نہیں رکھنی ہے, ان کا مستقبل برباد نہیں کرنا ہے. کیونکہ ابھی دیکھیے نیٹ میں اگر 500 سیٹیں ہیں, 250 پہلے ہی باہر چلی جاتی ہے, اس کے بعد جو بچتا ہے اس میں اوپن کیٹیگری کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, نہ ہونے کے برابر. یہی نوکریوں کا ہوتا ہے. ابھی دیکھیے پولیس کی بھرتی ہوئی, 3000 پوسٹ, 6 لاکھ لوگوں نے اس میں حصہ لیا. کہاں جائیں گے, کیا کریں گے؟ بجلی کا حال مجھے یاد ہے جب مفتی صاحب پہلی بار وزیر اعلیٰ بنے تو انہوں نے پامپور میں گیس ٹربن چلایا, اس لیے کہا کہ لوگوں کو بجلی ملنی چاہیے, سردی ہے, ٹھنڈ ہے. تو مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ جو یہاں ہماری اس وقت سرکار بنی ہے, ان کو یہ احساس ہے کہ لوگوں کو اس وقت بجلی نہ ہونے کی وجہ سے کتنی مشکلات ہو رہے ہیں. کیا یہ جو دلی ان کا آنا جانا رہتا ہے, کیا یہ وہاں بات کرتے ہیں ہمیں ایکسٹرا بجلی چاہیے, ہمارے لوگ ٹھنڈ میں ٹھٹر رہے ہیں, یہ تو میٹر لگانے کی تو انہوں نے آرڈر دے دیے, میٹر فٹافٹ لگاؤ, مگر جہاں میٹرڈ ایریا ہے وہاں بھی بجلی نہیں ہوتی ہے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ ہمیں دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے, ہمت نہیں ہارنی چاہیے, بلکہ آنے والا جموں کشمیر میں جو آج تک اچھا کیا وہ پی ڈی پی کے ہاتھوں سے ہوا, اور آئندہ بھی جو اچھا ہونے والا ہوگا انشاءاللہ وہ آپ کے ہاتھوں سے ہوگا. مگر اپنا ایجنڈا بھولنا نہیں ہے, امن کی بات عزت کے ساتھ, ہاں گرلیٹ سے نہ گولی سے بات بنے گی, ضروری یہ باتیں بولنی نہیں ہے. یہ ہمارے جموں کے ساتھی بھی ہیں. سب سے زیادہ نقصان اگر کسی جگہ کو ہوا 2019 کے بعد اقتصادی طور وہ جموں کو ہو گیا. کشمیر کو تو جذباتی طور زیادہ نقصان ہوا, کیونکہ کشمیر کو کہیں نہ کہیں یہ رکھتے ہیں, تھوڑا خیال رکھتے ہیں, کیونکہ انٹرنیشنل لیول پہ کشمیر کو دیکھا جاتا ہے. مگر جموں کی جو تباہی ہوئی اور ہمارے ریسورسز, مجھے یہ خیال تھا کہ جب نئی سرکار بنے گی تو کچھ نہ کچھ تبدیلی ہوگی, یہ چھاپے بند ہو جائیں گے, یہ سرکاری ملازموں کو نوکریوں سے باہر نکالنا بند ہو جائے گا. یہ تو بالکل ویسے ہی چالو ہے. ابھی پچھلے دنوں ہمارے 2-3 سرکاری ملازموں کو نکال دیا. ہم تو سوچتے تھے جن کو نکالا ہے ان کو بھی ریویو کریں گے. ہم نے سوچا تھا کہ جب یہ دلی جائیں گے امت شاہ صاحب سے ملنے کے لیے تو ان سے ہماری قیدیوں کی بات کریں گے. میں نہیں کہتی وہ راتوں رات ان کو کھلا چھوڑ دیں گے, مگر جن کے خلاف کوئی کیس ہی نہیں, کوئی کاروائی نہیں ہوئی آج تک 5 سال سے, ان کا کیا قصور ہے؟ جو بیچارے بیمار ہیں ان کو یہاں شفٹ کیوں نہیں, وہ تو کر سکتے ہیں. مگر بدقسمتی ہے, ہم تو آپ سے 370 کی تو بات ہم نہیں کر رہے, وہ تو میرے خیال میں آپ کا اس کو اتنا نہیں کر سکتے آپ لوگ. مگر یہ جو ڈے ٹو ڈے مسئلے ہیں, ہمارے بجلی ہے, ہمارے قیدی بند ہیں, جیلوں میں بند ہے, نیٹ کا جو 50% باہر چلا جاتا ہے, ہمارے یہاں جو نوجوان پڑھے لکھے ہیں جو اسپیشلائزیشن میں جانا چاہتے ہیں ان کا دائرہ, ان کو بہت کم ہو رہے ہیں ان کی سیٹیں, پر کوئی بات ہی نہیں ہوتی ہے, کوئی فرق ہی نہیں ہے.
और तो लोग तो सोचते थे कि जब सरकार आएगी 200 यूनिट छोड़ दीजिए मगर कम से कम बिजली में इम्प्रूवमेंट होगी, और कुछ भी नहीं है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम कोई सरकार के खिलाफ नहीं है, मगर उनको बताना चाहते हैं कि लोग बड़ी मुश्किल में हैं, बड़े बहुत ही उम्मीदों से लोगों को आपने चुना है। तो इसलिए कम से कम ये तो ठीक है दिल्ली आना जाना लगा रहता है, बाकी लगा रहता है, गुलमर्ग भी ठीक है, बर्फ में भी वो फोटो खींचना भी ठीक है, मगर लोगों की जो मुश्किलात है थोड़ा सा उसकी तरफ भी ध्यान दे दीजिए, बिजली को ठीक कर लीजिए, कम से कम अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ ध्यान दे दीजिए, और ये जो रिजर्वेशन पे आपने सब कमेटी बनाई है उसको उसका रिजल्ट क्या है वो, ताकि लोगों में जो ये एक तनाव हो रहा है इस वक्त जो रिजर्व कैटेगरी और ओपन मेरिट में, हम नहीं चाहते इन लोगों में इस किस्म का कोई झगड़ा रहे।